हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी आपके लिए फिर से लेकर आ गया है अर्थशास्त्र का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। उसमें आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। दो देशों के बीच किस आधार पर व्यापार होते हैं इसको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा भारत जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है उस पर बात कर लेते हैं। भारत जान रहे हैं कि पाकिस्तान के किए गए दुष्कर्मों का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और जिसमें निश्चित तौर पे हमारे देश के वीर सपूत बहुत ही बहादुरी के साथ भारत पाकिस्तान का जवाब दे रहा है। तो ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हुए हम आज की क्लास निश्चित तौर पे, ठीक है, शुरू कर रहे हैं, ताकि क्योंकि आप भी जो आने वाले एग्जाम हैं वो भी आपके लिए समर की तरह है, युद्ध की तरह है, और उस युद्ध को लड़ने का काम आपका है। तो यह वो युद्ध जो एग्जाम रूपी युद्ध है उसको जीतने के लिए आपके तर्कश में अच्छे अच्छे क्वेश्चन रूपी तीर होने चाहिए जिससे आप अपने लक्ष्य को भेद पाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करेंगे और टटोलने का प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा कोना तो कोई नहीं रह जा रहा है जो हमको परेशान करने वाला है, जहां से क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और देखिए इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हल करने का प्रयास करिएगा। और क्या करिएगा, आप देखिएगा कि उनका जवाब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जिसका जवाब नहीं आ रहा है उसको जाकर टॉपिक में देखिएगा, क्योंकि विस्तार से यहां हो नहीं पा रहा है और इतनी व्याख्या की जा रही है कि अगर आप एक बार दो बार पढ़े हैं तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग पूर्ण रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है तो प्रशुल्क क्या होता है। तो पहले तो दो तीन चीजें इसमें समझना है। प्रशुल्क क्या होता है? किसी देश के द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर प्रशुल्क कहलाता है। किसी देश के द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर क्या कहलाता है? प्रशुल्क कहलाता है। घरेलू उपभोक्ता की मांग पूर्ण लोचदार है, मतलब क्या है कि अगर कीमत बढ़ी घटी तो मांग भी घट बढ़ जाएगी, ठीक है ना जी। हाँ, क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, कीमत बढ़ी तो मांग घट जाएगी, ये इसे कहते हैं लोचदार। और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतया बेलोच है, मतलब कह रहा है कि वह कतई अपनी पूर्ति को मना नहीं कर सकता, पूर्ति को रोक नहीं सकता, यानी बेलोच है, ठीक है। तो कह रहा प्रशुल्क का पूरा भार कौन वहन करेगा। आप पढ़े हैं, आपको पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया है। यही है क्रेता और विक्रेता वाली बात, ठीक है, कि कर का भार किस पर ज्यादा पड़ेगा। यदि मांग बेलोच है तो क्रेता पर पड़ता है, पूर्ति बेलोच है तो विक्रेता पर पड़ता है। उसी तरह से यहां भी है, विदेश की पूर्ति क्या है, बेलोच है, तो विदेशी उत्पादक पर पड़ेगा, ठीक है। किस पर पड़ेगा? विदेशी उत्पादक पर। अगर मांग बेलोच होती तो घरेलू उपभोक्ता पर पड़ता। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़िए। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डी रिकार्डो ने, ए मार्शल ने, जी कैसल ने या जे वाइनर ने। तो आपको पता होगा कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत क्या बताता है? किसी देश की मुद्रा की परचेजिंग पावर को बताता है, परचेजिंग पावर पैरिटी को बताता है, ठीक है। आप जानते हैं कि भारत इस पीपीपी के अनुसार विश्व में तीसरा स्थान रखने वाली अर्थव्यवस्था है। यह सिद्धांत दिया था गुस्टाव कैसल ने। कौन दिया था? गुस्टाव कैसल, ठीक है। तो इसी तरह से समझते जाइए और एक एक प्रश्न का आंसर आप अपना क्लियर करते जाइए। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यह भी पूछा जाता है बहुत बार। तो पारस्परिक मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे.एस. मिल, पिगू, रिकार्डो और रॉबिन्स। तो इसके हैं जे.एस. मिल, जे.एस. मिल, ठीक है।
अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है। ठीक है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत पूछा गया है। ठीक है, यानी कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको दिया है किसने, रिकार्डो ने। किसने दिया है, रिकार्डो ने। कतई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना जी। हाँ, आगे देखिए, कह रहे रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है दो देशों दो वस्तुओं मॉडल, दो देश बहुवस्तु मॉडल नहीं। ये जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है दो देश और दो वस्तु मॉडल है। ठीक है, दो देश और दो वस्तु मॉडल, समझ में आई बात, दो देश और दो वस्तु मॉडल। क्लियर। आगे कह रहे रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत आधारित है निरपेक्ष लाभ पर, वस्तुओं के श्रम सिद्धांत पर, वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर, अवसर लागत पर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना जी। कौन सा, तो आपको पता है कि यह मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अगला, यानी तुलनात्मक लागत सिद्धांत बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत किससे संबंधित है, वस्तु उत्पादन, देशी व्यापार, वस्तु विक्रय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, जब किसी देश का व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत का चीन से, भारत का यूएसए से, भारत का यूएई से ये व्यापार होता है तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तुलनात्मक लागत सिद्धांत रिकार्डो ने दिया है, जिसमें मेन चीज ये है कि हम किसी देश से जो व्यापार करते हैं तो पहले तुलना करते हैं कि दो देश, अगर दोनों देशों में दोनों वस्तुएं बन रही हैं तो तुलनात्मक रूप से जिसमें लागत कम आएगी वह देश उस वस्तु का उत्पादन करने लगेगा और जिसमें लागत ज्यादा आएगी वह छोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से दो देश जिसमें दो वस्तुओं के उत्पादन में लागत कम आएगी एक दूसरे के यहाँ पैदा कर आपस में क्या कर लेंगे, व्यापार के दृष्टि से आयात निर्यात कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, ये इसमें उनका लाभ होता है। यही बताया कौन, रिकार्डो ने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में। कह रहा है कि लियोनटीफ विरोधाभास का संबंध है। लियोनटीफ विरोधाभास का संबंध किससे है, तो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, तुलनात्मक लागत सिद्धांत से नहीं, टकसाली समता सिद्धांत से नहीं, क्रय शक्ति समता नहीं, हैक्सर-वहलिन, किससे, हैक्सर-वहलिन के सिद्धांत से है। दरअसल ये है का हैक्सर-वहलिन जो सिद्धांत दिए हैं, इनके सिद्धांत को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो देश पूंजी संपन्न होता है वो पूंजी वाली वस्तुओं का उत्पादन करता है और जो देश साधन श्रम संपन्न होता है वह श्रम साध्य वाली वस्तुओं का उत्पादन करता है और दोनों देश आपस में व्यापार कर लेते हैं। लेकिन इसके विरोध में लियोनटीफ ने अमेरिका का अध्ययन किया और बताया कि ऐसा नहीं है। अमेरिका जो एक पूंजी संपन्न देश है लेकिन वह श्रम साधनों का उत्पादन करता है, श्रम जिसमें ज्यादा लगता है उसका उत्पादन करके पूंजी वाली वस्तुओं का आयात करता है और श्रम वाली वस्तुओं का निर्यात करता है। यानी विरोधाभास बता दिया कौन, लियोनटीफ ने। ठीक है, तो आप जान जाइए कि इसके विपरीत बात करता है कौन, लियोनटीफ। आइए, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं क्या, केवल स्वर्ण कोष, केवल डॉलर एवं पाउंड स्टर्लिंग कोष, सभी मुद्राओं के कोष, वे समस्त साधन जिनसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान किया जा सकता है। जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं क्या, वे समस्त साधन जिनसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान किया जा सकता है। आगे
कह रहे विशेष आहरण अधिकार SDR IMF की मुद्रा है, यह क्या होती है? कागज मुद्रा के रूप में होती है, स्वर्ण के रूप में होती है, रजत एवं स्वर्ण दोनों के रूप में होती है? नहीं, मात्र वही खाता में प्रविष्टियों के रूप में होती है। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, केवल वही खाता में लिखने वाली मुद्रा होती है। इसको SDR भी कहते हैं। ठीक है, क्या? SDR भी कहते हैं और पेपर गोल्ड भी कहते हैं। क्या? पेपर गोल्ड। इसको IMF ने 1969 से चालू किया था। ठीक है जी, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या है कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अभी बताया गया, गुस्टाव कैसल। कौन? गुस्टाव कैसल। हमारे देश की मुद्रा भले ही बहुत सारे देशों की तुलना में कम कीमत रखती हो, लेकिन यदि खर्च की बात करें तो हम अमेरिका, चीन के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं, जबकि जापान भी हमसे पीछे है। मतलब हमारे यहां अगर 10 रुपए में जो सुविधा मिल रही है, उससे केवल ज्यादा चीन में, उससे ज्यादा अमेरिका मिल रही, बाकी कहीं नहीं मिल रही है। इसे ही परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। आगे है कि यदि राष्ट्र को व्यापार से लाभ मिलता है तो उसका उपभोग बिंदु क्या होगा? राष्ट्र को व्यापार से लाभ मिलता है तो उसका उपभोग बिंदु क्या होगा, पूछ रहा है, जल्दी बताइएगा। उत्पादन संभाव्य सीमा पर, उत्पादन सीमा के भीतर, उत्पादन संभाव्य सीमा के ऊपर, जल्दी से बताइएगा। तो मैं बता दूं, ये होगा उत्पादन संभाव्य सीमा के ऊपर। प्रश्न का विकल्प सी सही है। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के परिप्रेक्ष्य में हेक्स्चर-वोहलिन प्रतिपादित सिद्धांत में निम्न में से कौन सी मान्यता नहीं है? कौन सी मान्यता नहीं है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़िए अगर मान्यताओं को आपने पढ़ा है, क्योंकि मान्यताओं से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दोनों देशों में उत्पादन के सभी अंग पूर्णतः रोजगार में होंगे, ये सही है। दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार दशा होगी, ये भी सही है। संसाधन तत्व एक देश से दूसरे देश में परिवर्तनीय होंगे, यही नहीं सही है। परिवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, परिवर्तनीय होते नहीं होते हैं, ये होते हैं, यही लिख दिया, इसलिए गलत है। आगे कह रहा है कि यदि P मूल्य स्तर और X निर्यात का, M आयात का तथा Q परिणाम का द्योतक है तो आय व्यापार की शर्त क्या होगी? आय व्यापार की शर्त क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। आय व्यापार की शर्त क्या होगी? तो जब आप ये सूत्र देखे होंगे तो आय व्यापार की शर्त बराबर क्या होता? आय व्यापार की शर्त बराबर होता है PX बटे PM गुणे QX। ठीक है, ये सही होगा आपका। क्लियर? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात के सिल पर पड़त निशान। हार मत मानिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस जरूरत है तो अपनी कमियों को पहचानना और उस पर काम करना। कह रहा है कि यदि देश फर्स्ट में क्रमशः A तथा B वस्तुओं की श्रम लागत है तथा B है, तथा देश सेकंड में श्रम लागत में तथा B 1/2 है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा तुलनात्मक लागत अंतर प्रकट करेगा? जल्दी बताइएगा। देखिए, ये प्रश्न जो है बहुत जगहों पर गलत लिखा गया, पहले उसको सही कर लीजिए। ठीक है, यदि देश फर्स्ट में A तथा B वस्तुओं की श्रम लागत, A तथा B वस्तुओं की श्रम लागत क्या है? लागत A1 तथा B1 है। ये है A1 तथा B1 है। ठीक है, तथा देश B में श्रम लागत, तथा देश B में, देश B कहिए नहीं, देश सेकंड में श्रम लागत A2 तथा B2 है।
A2 सुधार लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी। A2 तथा B2 है, तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा तुलनात्मक लागत अंतर को प्रकट करेगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो यदि ये चीज दिया हुआ है तो देखिएगा सही क्या है, A1 अपान A2 ग्रेटर देन B1 अपान B2, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ये, और यही आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर? यानी ऑप्शन ये। आगे बढ़िए। कह रहा है कि व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? व्यापार की शर्तों को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? पी एक्स अपान पी एम गुणे 100, पी एम अपान पी एक्स गुणे 100, या पी एम प्लस पी एक्स अपान 100, या पी एम माइनस पी एक्स अपान 100। जल्दी से बताइएगा, ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो देखिएगा जब भी व्यापार की शर्तों की बात करें तो आप हमेशा पी एक्स अपान पी एम, पी एक्स को ऊपर रखिएगा, अपान एक्स मतलब निर्यात, एक्स मतलब क्या है, निर्यात, ठीक है, बटे आयात गुणे 100, यही क्या है, व्यापार की शर्त है। क्या है? व्यापार की शर्त। आगे कह रहा है आर्थिक रूप से बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? ठीक है, आर्थिक रूप में बड़े देश के लिए व्यापार से लाभ छोटा होता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? जल्दी बताइएगा। ठीक है, तो ये मीड का विरोधाभास है। किसका है? मीड का विरोधाभास। जबकि सही बात ये है कि आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े देशों को बड़ा लाभ होता है, छोटे देशों को छोटा लाभ होता है। लेकिन मीड का जो अध्ययन है वो इसमें विरोधाभास बताता है। जैसे लियोनटीफ का जो था वो हेक्सर रोहलिन का विरोधाभास था, उसी तरह से मीड जो है इसका विरोधाभास बात करता है। क्लियर? आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किसने किया? अवसर लागत बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा, जी हैबरलर ने। कौन? जी हैबरलर। ठीक है, आगे कह रहा प्रेविस का नाम किसके साथ संबद्ध है? प्रेविस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गरीबी उन्मूलन, उच्च कोटि के बीज, श्रम समस्याएं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है और विशेषकर प्रशुल्क के प्रभाव के ऊपर इनका है। ठीक है, प्रेविस सिंगर थीसिस संबंधित है व्यापार की शर्तों से, संरक्षण से, अल्प विकसित देशों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस प्रश्न का जवाब आपको बड़े ध्यान से देना है। पहली बात तो प्रेविस सिंगर जो है, प्रेविस सिंगर का थेसिस इन तीनों से संबंधित है, इन तीनों से संबंधित है, तीनों से। ठीक है, तीनों से संबंधित है। ठीक है, तीनों से संबंधित है और ऑप्शन में तीनों दे दिया है और उपयुक्त को सभी नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी उससे संबंधित हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, कह रहे जैकब वाइनर का नाम संबंधित है आय व्यापार की शर्तों से, उपयोगिता व्यापार की शर्तों से, एकल साधन व्यापार की शर्तों से, या शुद्ध लेन देन से। जैकब वाइनर, जल्दी बताइएगा। जैकब वाइनर का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखिए आय व्यापार की शर्त से इनका संबंध नहीं है, उपयोगिता व्यापार की शर्तों से है और एकल व्यापार की शर्तों से है, यानी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। उत्तर होगा बी एंड सी, बी एंड सी। तो कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी आयोग के द्वारा फंसा दिया जाता है। ठीक है, अब क्यों फंसा दिया जाता है ये हम तो नहीं जानते, लेकिन यदि अभी मैं सारी शर्तों को बता दूंगा कैसे कैसे प्रश्न आपको बनेंगे लास्ट में। पहले प्रश्न को आप देखिए, निम्नलिखित में से किससे जैकब वाइनर का नाम संबंधित है? व्यापार की शर्त, व्यापार की आय शर्त से, व्यापार की एकल शर्त से, व्यापार की उपयोगिता शर्त से, या व्यापार की शुद्ध लेन देन शर्त से।
तो देखिएगा इस प्रश्न का जवाब पिछले प्रश्न में था व्यापार की उपयोगिता शर्त से। किससे? व्यापार की उपयोगिता शर्त से। हाँ, आइए आगे बात करते हैं। कह रहा है एडम स्मिथ का अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है वह निरपेक्ष लाभ से संबंधित है। किससे? निरपेक्ष लाभ। ठीक है ना जी। आइए, आप जानते हैं तुलनात्मक रिकार्डो का है और अवसर हैबरलर का है। क्लियर? तो आप तीनों जान गए। कह रहा है कि एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है क्या? राजकीय नियंत्रण में कमी, मांग एवं पूर्ति को शक्ति, विदेशी सहयोग या श्रम विभाजन। तो आप जानते हैं एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु क्या रहा है? श्रम विभाजन। क्या रहा है? श्रम विभाजन। करे व्यापार की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं। व्यापार की शर्तें क्या निर्दिष्ट करती हैं, क्या बताती हैं, क्या निर्देश देती हैं? निर्यात उपार्जनों से आयात व्ययों का अधिक, व्यापार समझौते, निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के बीच अनुपात, वे शर्तें एवं दशाएं जिन पर भुगतान संतुलन की कठिनाइयां होने पर किसी देश को ऋण का प्रस्ताव किया जाता है। तो बहुत आसान है, जल्दी से बताइएगा क्या कि व्यापार शर्तें क्या बताती हैं। तो आप जानते हैं कि व्यापार की शर्तें बताती हैं निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच का अनुपात। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार इसलिए करते हैं कि परिवहन लागत महत्वपूर्ण है, समाज को श्रेष्ठ वस्तुओं उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं, देश प्रशुल्क लगाते हैं या उत्पादन की दशाएं भिन्न हैं। जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक, कि दो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार दो देश व्यापार किस लिए करते हैं? तो दो देश व्यापार इसलिए करते हैं क्योंकि उत्पादन की दशाएं दोनों देशों में भिन्न भिन्न है। अगर एक ही दशा होती तो व्यापार ही नहीं होता। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है? अभी मैंने बताया है बी ओहलिन को। किसको? बी ओहलिन, हैक्सर वोहलिन भी कहते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? ठीक है, अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है। तो ऐसा मानने वाले, ठीक है, कौन से अर्थशास्त्री हैं? तो देखिए राल्फ प्रेविस भी मानते हैं, हैंस सिंगर भी मानते हैं और गुन्नार मेडल भी मानते हैं, यानी उपर्युक्त सभी। क्लियर हो गया? आगे देखिए, कह रहा है कि लियोनटीफ विरोधाभास का संबंध किससे है? तो अभी मैंने बताया हैक्सर वोहलिन के सिद्धांत से। ठीक है, लियोनटीफ विरोधाभास क्या है ये भी आपको बता दिया गया। आगे देखिएगा, आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है। आगत निर्गत जो विश्लेषण है यही लियोनतीफ के मॉडल से अमेरिका के अध्ययन पर इन्होंने बताया था। ठीक, आगत निर्गत मॉडल। कह रहा हैक्सर तथा वोहलिन के लिए सापेक्षिक मूल्य तथा राष्ट्रों के व्यापार में अंतर का कारण निम्न में से कि क्या है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 31 है ये कि अंतर का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो उत्पादन साधन। क्या है? उत्पादन साधन के में अंतर होने के कारण क्या होता है? व्यापार की स्थितियां जन्म लेती हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थितियां। आगे देखिए, कह रहा है कि सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय कराता है देश की उत्पादन परिस्थितियों से, देश की रुचि एवं मांग प्रभावित से, देश की उत्पादन परिस्थिति एवं रुचि दोनों से, ना तो देश की उत्पादन परिस्थितियों से और ना ही देश की रुचि से। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सामुदायिक तटस्थ वक्र परिचय किससे कराता है? देश की रुचि एवं मांग प्राथमिकता से। देश की रुचि एवं मांग प्राथमिकता से। क्लियर? आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना है। इस व्यापार के अंतर्गत विनिमय विभिन्न केंद्रीय बैंकों को प्रभाव क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच होता है। इस व्यापार
से जुड़े विभिन्न देशों में उत्पादकों की आर्थिक व्यवस्था प्रायः असमान रहती है। प्रश्न नंबर 33 का जवाब जल्दी से बताइएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जवाब मिल पाएगा। ठीक है ना जी। तो आपने देखेंगे तो क्या होगा, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार विभिन्न देशों को भिन्न भिन्न सुविधाएं प्रदान करना है। तो इसका सही होगा पहला। क्या? पहला। कह रहा है कि प्रतिकूल व्यापार की शर्तें अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है। यह कथन किसका है? प्रतिकूल व्यापार की शर्तें। तो आप जान रहे हैं कि यह कथन इससे संबंधित है, प्रेविस से। यह जो अल्प विकसित देश थे या विकासशील देश हैं, उनके संरक्षण की बात हमेशा किया करते थे। ठीक ना जी। कौन? रॉल प्रेविस। दो देश ए तथा बी के मध्य समान मात्रा में पूंजी एवं श्रम से वस्तु एक्स और वाई का उत्पादन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। एक्स और वाई का उत्पादन निम्न प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है। तो देखिए स्थितियां क्या बनेंगी। आइए, कह रहा है कि देश ए एक्स वस्तु व देश बी वायु वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता करेंगे। यही सही होगा। ठीक है। जो ज्यादा उत्पादन कर रहा है, देश ए एक्स वस्तु क्योंकि 5 इकाई का उत्पादन हो रहा है, और देश बी वाई क्योंकि इसमें ये कम हो रहा है लेकिन इसकी अपेक्षा कम हो रहा है। ठीक है ना जी। इसलिए देश ए एक्स और देश बी वाई वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण अपनाएंगे। तो यही सही है, पहला। अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का प्रयोग किसने किया था? अभी प्रश्न आया था, हैबरलर ने। कौन? हैबरलर ने। आगे देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का कारण है मांग की दिशाओं में भिन्नता, साधन संपन्नता में विभिन्नता, तकनीकी दशाओं में विभिन्नता या रुचियों में विभिन्नता। प्रश्न नंबर 37 का जवाब दीजिएगा और आपको पता चलेगा कि ये क्या है, साधन संपन्नता में विभिन्नता। साधन संपन्नता में विभिन्नता कौन बताया? हेक्सर और ओहलिन। HO भी इसे कहते हैं, HO सिद्धांत। कह रहे मार्शल के अनुसार व्यापार की शर्तों का निर्धारण वहां होता है जहां दो देशों के प्रस्ताव वक्र आपस में काटते हैं कीमत की तरह। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? बाजार की अपूर्णता, अनुकूल व्यापार की शर्तें, उपभोग में प्रदर्शन प्रभाव, निर्धनता का कुचक्र, दुष्चक्र। जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा कौन सा बाधक नहीं है, तो ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया, ये सी सही होगा। कौन? सी। अनुकूल व्यापार की शर्तें। अनुकूल व्यापार की शर्तें बाधक नहीं है, बाकी सभी क्या हैं? सभी बाधक हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन किसी देश की व्यापार शर्तों को प्रभावित नहीं करता? प्रशुल्क, अवमूल्यन, अधमूल्यन या स्थिर विनिमय दर। तो स्थिर विनिमय दर से इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी सारी चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक है ना जी। हाँ, प्रशुल्क, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का गिराना, मुद्रा के मूल्य का गिराना अवमूल्यन कहलाता है, और दूसरे देश की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाना क्या कर रहा है? अधिमूल्यन कहलाता है। मुद्रा का अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ता है और अधिमूल्यन करने से आयात बढ़ता है। क्लियर? कह रहा है एडम स्मिथ हाँ हो तो गया। हेक्सर ओहलिन प्रारूप में साधन बहुलता को परिभाषित किया गया है। साधन बहुलता को परिभाषित किया गया है। जल्दी से देखिए, साधनों की भौतिक मात्रा, साधन कीमतों से उपयुक्त में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। जवाब जबरदस्त तरीके का दीजिएगा तो आप जानिएगा कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी साधन की भौतिक मात्रा से और साधनों की कीमतों दोनों से। कह रहा है कि एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया है? किसको आधार बनाया भाई? जल्दी बताइएगा। एडम स्मिथ तथा रिकार्डो ने दोनों ने श्रम मूल्य को आधार बनाया। किसको? श्रम मूल्य
किसको आधार बनाया है? श्रम मूल्य को। ठीक है ना जी। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत हैबरलर ने किस प्रयोग का प्रतिपादन किया? श्रम लागत प्रमेय, अवसर लागत प्रमेय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या ए और बी दोनों? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो अभी आपको पता चला है कि अवसर लागत प्रमेय का। किसका? अवसर लागत। ए बी, ए नहीं देखिएगा, दोनों दिया है तो दोनों मार दें हरदम सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो क्लियर है वो क्लियर है। इसमें पढ़िए ध्यान से। व्यापार की शर्त उस समय अनुकूल होती है जब उसमें उसके निर्यात का मूल्य अधिक होता है आयातों के मूल्य की तुलना में। लेकिन जब आयातों के मूल्य अधिक हो जाते हैं तो निर्यातों की में तो व्यापार की शर्त प्रतिकूल हो जाती है। तुलना वस्तु कारण व्यापार की शर्तों की प्रतिकूलता को नियंत्रित करने के लिए प्रशुल्क प्रभार का प्रयोग किया जाता है, जिससे आयातित वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और आयात में कमी हो जाती है। सही को चुनिए। देखिए, जब आप 44 को देखेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि क्या कि आ तथा बा दोनों सही है और समर्थन भी करता है। समर्थन भी करता है। क्लियर? ध्यान से पढ़िएगा, आंसर लग जाएगा। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बहुत सारे सिद्धांतों का नाम मैंने बता दिया है। जल्दी देखिएगा। लागत में निरपेक्ष, निरपेक्ष शब्द जहां आ जाए तुरंत जान लीजिएगा यह देखिए इन्होंने क्या किया है, दोनों तरफ के जो लगाए हैं दोनों तरफ का सेम ही कर दिया है। अब इसको पहले क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपको आंसर दिखाना पड़ेगा। देखिएगा, मैं बना देता हूं इस प्रश्न का, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी आप ही मिलाने की कोशिश करिएगा। आप वैसे जितना पढ़ाया गया है उतने से ही सारी बात जान गए होंगे। कितने लोग तो मिलाकर सही भी कर लिए होंगे, किसके साथ किसका जोड़ा लगेगा। तो देखिएगा, इसमें क्या दिया है? 1 2 3 और 4 यही दिया है। पहले पे किसको दिया है? मिल JB JS मिल है। यस लिखिएगा, JS मिल। दूसरे में है हैबरलर। दूसरे में क्या है? हैबरलर है। तीसरे में एडम स्मिथ है और चौथे में रिकार्डो है। कौन है? रिकार्डो। अब थोड़ा मिला के देखिएगा तो लागत में निरपेक्ष अंतर की बात अगर करें तो एडम स्मिथ की बात हो जाएगी। किसकी? एडम स्मिथ। लागतों में तुलनात्मक की बात करें तो रिकार्डो हो जाएंगे, और अवसर लागत की बात तो हैबरलर हो जाएंगे, और पारस्परिक मांग की बात करें तो मिल हो जाएंगे। यानी ए में 3 और पहला ही सही हो जाएगा। डी में 1 पहला ही सही हो जाएगा। चारों सिद्धांत आपके फ्रंट पर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आगत निर्गत विश्लेषण, अभी मैंने कहा इसका लियोन टिप से मिला लीजिएगा। अब देखिए, ए में 2 है, यानी बी और सी में से कोई सही हो सकता है। व्यापार की शर्तें किससे हैं? अच्छा, क्रय शक्ति समता को मिला दीजिए गुस्टाव कैसल से। ठीक है। सी में 4 यानी सी सही है। क्या? सी। डी तकनीकी अमर्त्य सेन। तकनीकी के साथ कौन जुड़ा है? अमर्त्य सेन जुड़े हैं। व्यापार की शर्तों के साथ डोरेंस जुड़े हैं। कौन? डोरेंस। तो इस तरह से आपका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किसने कहा था कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है? विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, तो ये कथन किसका है? डेनिस रॉबर्टसन का है। किसका है? डेनिस रॉबर्टसन। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए अगर रॉबर्टसन नहीं सही ऑप्शन दिया है तो एडम स्मिथ को लगा देंगे। किसको? एडम स्मिथ को। आयोग ने इसी को सही माना था। और वास्तव में सही कौन है? रॉबर्टसन सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहां पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के से सिद्धांत जितने भी पूछे गए थे सबको हल कर लिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य नीति यानी व्यापार की नीति। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है बताते जाइएगा और एक एक प्रश्न को हल करिए, 2 से 3 बार हल करिए। ठीक है, जब तक पूरी तरह से दिमाग में नाचने ना लगे। इस बार सिलेक्शन आपको मिलेगा यदि आप एग्जाम टाइम एकेडमी से जुड़े रहेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारी वीडियो एक साथ लगा दी गई है। ठीक ना जी? हाँ, कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, लेकिन ज्ञान आपके हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, क्योंकि टैगलाइन है अपनी कि ज्ञान का संसार सीधे आपके द्वार। तो नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद सुनने के लिए।